हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज हम पहुंच चुके हैं जेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 24 में। ठीक है, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की शुभारंभ करते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ में। आशा करता हूं आपसे इससे प्रीवियस लेक्चर के सारे आपने वीडियोस देख लिए होंगे, और इससे प्रीवियस लेक्चर हमने किया था अष्टक नियम पर, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल पर। ठीक है, और उसी अष्टक नियम से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम की पालना करता है। अगर आपने अभी तक अष्टक नियम नहीं पढ़ा तो फटाफट चेकआउट करो इससे वीडियो, इससे प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, या ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम की पालना करता है। अष्टक नियम वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास। ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। PCl5 फास्फोरस किसका है? वर्ग संख्या 15 का। नाना पाटेकर असरानी सभ्यकारी। वर्ग संख्या 15 मतलब वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो 5 तो खुद के पास है। क्लोरीन एक एक बंद बनाएगा तो एक किससे ले लेगा? क्लोरीन से। तो 5 और 5 मिला के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नहीं, ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया? अष्टक के प्रसार का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे की बात करते हैं, BF3 बोरोन किसका? बोरोन किसका? फटाफट आंसर दो भाई। बोरोन कौन से वर्ग का? तो वर्ग संख्या 13वें का, है ना। भारत के और गंजे इंडाना तेल लगाओ, या बैंगन आलू गाजर दिन थैला, जो भी ट्रिक याद हो उससे याद रखो। मेन काम है अपना याद रखना, ठीक है ना भाई। चलिए बात करते हैं। तो बोरोन हो गया आपका वर्ग 13 का, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 किससे ले लेगा? फ्लोरीन से। एक बंद बनाएगा फ्लोरीन, हेलोजन एक बंद बनाएगा, तो 3 आपके किससे मिल जाएंगे? फ्लोरीन से। तो 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन में आपको पता है क्या पालना होगी? नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो अपूर्ण अष्टक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, NaCl बताया था मैंने। इसका कैसे चेक करते हैं? कुछ इस तरीके से 2 8 वैसे चेक करोगे तो ध्यान नहीं लगा पाओगे। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को। ठीक है, और इसमें क्या हो जाते हैं? 2 8 8, मतलब लास्ट में 8 8 ये अष्टक नियम की पालना करेगा। NaCl MgCl2 CaCl2 सारे अष्टक नियम की पालना करेंगे। BH2 की बात करूं तो बोरोन आप सभी को पता है कि वर्ग 2 का 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएंगे? हाइड्रोजन से। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अष्टक नियम की पालना नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन के साथ भी आपको मैंने ये बता दिया अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लो। फिर आगे हम नए टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज का। तो दिल थाम के रहिए, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपन, और वहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, अपन हेडिंग लगा देते हैं रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला ये होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा होता है अपना आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध, या इसको अपन दूसरा क्या नाम देते हैं? वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध। और अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा हो गया आपका धात्विक बंध। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका होता है उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बंध। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके बंध होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट हो गया आपका, आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं आपको और नाम बताऊं तो और क्या कहते हैं इसको? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें पर्याप्त है। अब समझ लो एक एक बॉन्ड में अंतर क्या है और कैसे समझेंगे अपन इसको। अब अगर मैं सहसंयोजक बंध की बात बताऊं, ठीक है ना, तो देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं सबसे पहले। तो आपको देखो 2 आइटम है आपके पास, सपोज A और B। किसी भी एक बंध को बनने में, किसी भी एक बंध को बनने में न्यूनतम हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? न्यूनतम नहीं, सामान्यतः मैं कहूं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक कंडीशन ऐसी भी बढ़ाऊंगा मैं आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन से भी बंध बन रहा होगा, है ना, H2+ में। अभी आप इतना सा समझ लो, नॉर्मली एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि
एक इलेक्ट्रॉन सपोज हमने देखा कि ए का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है, तो ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों के बीच में क्या बन गया, बंध बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर एक लाइन कहूं तो मैं यहां क्या कहूंगा कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब बंध का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ गए, दो परमाणु होंगे, दोनों ही सहयोग करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो दोनों की साझेदारी से बंध बना, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब ये मुख्यतः बनाते कौन है, तो मुख्यतः बनाते हैं ये अधातु। ठीक है, मुख्यतः अधातु, और अधातुओं में आपको पता है सारी की सारी कौन आ जाती है, गैसें आ जाती हैं। तो मुख्यतः जितने भी अधातु में कौन सा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, सहसंयोजक बंध बनाने की। ठीक है, आयनिक बंध की मैं बात करूं आपसे। ठीक है, आयनिक बंध की बात करूं तो देखो आयनिक बंध जो होता है ना आपका, आयनिक बंध क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतः क्या करते हैं, स्थानांतरण, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दे। हिंदी में लिख लेना आप, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बंध बनता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। और आयनिक बंध बन रहा है मतलब दो आयन होंगे, एक धनायन होंगे और एक क्या होगा, ऋणायन हो गया। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि धनायन व ऋणायन के मध्य, व ऋणायन के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध है। ठीक है, एक चीज याद रखना, लेकिन ये मुख्यतः कौन बनाएंगे, ये मुख्यतः बनाएंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, मुख्यतः एस ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयन तो आपको जैसे HCl में भी मिल जाएगा, ये H+ है, ये Cl- है, इनके बीच के बॉन्ड को मैं आयनिक बॉन्ड कहूंगा क्या, नहीं कहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आयन जो है आपको पता है, ये हाइड्रोजन भी कैसा है, अधातु, क्लोरीन भी कैसा है, अधातु। तो अधातुओं के बीच जो बंध बनता है वो कैसा होता है, सहसंयोजक होता है। तो जो HCl के बीच में बंध बना है वो सहसंयोजक है, ना कि आयनिक। आयनिक बंध के लिए मेरी एक बात याद रखना आप, कि जो आयनिक बंध है मुख्यतः कौन बनाएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाएंगे, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया। मैं एग्जांपल भी आपको नीचे लिख देता हूं, तो मेरी बात दिमाग में याद रख लेना, केवल पॉजिटिव नेगेटिव देख के मत बता देना कि ये आयनिक बंध है। ठीक है, हो सकता है वो दोनों अधातुओं हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स आपको मिलना चाहिए। तो मैं आपको लिखता हूं एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको, NaCl, KCl, RbCl, CSl। ठीक है, और लिख लो, और क्या लिखोगे, BaCl2। ठीक है, CaCl2, कुछ भी लिख लो। ठीक है, बहुत सारे एस ब्लॉक के एग्जांपल आपके सामने लिख दिए मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं धात्विक बंध की। ठीक है, ये दोनों बातें लिख लो, फिर मिटा के मैं धात्विक बंध की तरफ पहुंचता हूं। एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लो, ये जो सहसंयोजक बंध है वो कैसी प्रकृति का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। मतलब निश्चित डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे ही चारों तरफ नहीं बनेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये A और B है, तो A का मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके लोब में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लोब में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद आप सभी को पता है कि यहाँ बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बंध बन गए। कुल मिला के एक निश्चित डायरेक्शन में जब कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी, अति व्यापन होगा, ठीक है ना, तभी जाके किसका निर्माण होगा, सहसंयोजक बंध का। तो आप याद रखोगे कि ये कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। ठीक है, दिशात्मक। ऐसा नहीं कि मैं बोला हूं कि ए का कक्षक तो ऐसे है, ए का कक्षक तो ऐसे है और बी का कक्षक ऐसे, बी का कक्षक ऐसे। बताओ बंध बन जाएगा क्या इसमें, इसमें बंध बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। अरे भैया दोनों को पास पास आना पड़ेगा एक एक्सिस पे, तब जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। एक देने वाला इधर बैठा है, लेने वाला ऊपर को मुंह करके बैठा है, तो ले पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं ले पाएगा ना। तो साझेदारी कहां होगी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होगी। तो कहने का मतलब निश्चित डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये बंध बनेगा। आयनिक बंध के लिए बताऊं तो ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, यानी अदिशात्मक प्रकृति का, अदिशात्मक प्रकृति का होता है। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि एस ब्लॉक का जो धातु है, जो कैटायन है, जो धनायन है,
और जो दूसरा एटम है उसका नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। आयनिक बंध केवल अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई डंडा आ गया दोनों एटम के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक एटम का दूसरे एटम के साथ क्या है, अट्रैक्शन, उसको ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो अट्रैक्शन तो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। जैसे मैं कहूं इस एक सेकंड इसको मिटा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को आगे करके और आप पॉज करके लिख लेना। जैसे मैं कहूं आपके लिए कि ये ना मेरे पास Na+, अब Cl- का अट्रैक्शन कहीं से भी हो सकता है, Cl- यहां से भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, Cl- यहां से भी अट्रैक्ट कर सकता है, कहीं भी Cl- हो वो अट्रैक्शन इससे शो कर सकता है। तो कहने का मतलब अट्रैक्शन के लिए कोई निश्चित डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, आकर्षण तो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको भी कोई भी चीज कहीं से भी आकर्षित हो सकती है, उसके लिए कोई चीज निश्चित उसके लिए दिशा का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलिए आगे चलते हैं बात के लिए, नेक्स्ट देखते हैं हम धात्विक बंध को। चलिए नेक्स्ट धात्विक बंध, ये जितनी भी बातें हैं एग्जाम में आपको एज इट इज मिलती हैं। निम्न में से कौन सा कथन आयनिक बंध के लिए गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सहसंयोजक बंध के लिए गलत है या सही है। तो मैंने जो बातें बताई हैं उतनी बातें याद रखोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध आपको पता है धातुओं के बंध, और ये इसमें आपको मुख्यतः एस ब्लॉक का एलिमेंट्स मिलेगा। धात्विक बंध की बात करता हूं, ठीक है। धात्विक बंध देखो, धात्विक बंध में आपको क्या कहेगा कि धातु धातु के मध्य बने बंध को, धातु धातु के मध्य बना बंध क्या कहलाता है भाई, धात्विक बंध कहलाता है। अब ऐसे तो आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि धातु धातु दे देगा तो बच्चा सीधा समझ जाएगा कि धात्विक बंध है। अब दूसरी भाषा में आपसे क्या कहेगा कि बताओ धात्विक बंध किसके मध्य बनता है, और ऑप्शन में आपको धातु धातु नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व के मध्य, विद्युत धनी तत्व के मध्य। कहने का मतलब धातु का उसने गुण दे दिया, धातु कैसी प्रकृति के होते हैं, विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि धातु सदैव इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, दान करते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि भैया इसमें धात्विक गुण है, इसका मतलब क्या है, तो धात्विक गुण का मतलब है कि वो भैया इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है। कुल मिला के धातु वही है जो इलेक्ट्रॉनों का दान करे, और जब इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो प्रकृति कैसी होगी, विद्युत धनी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और भैया अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, Na+ बनाना, कभी Na- देखा आपने, नहीं देखा होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु, और धातु का ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। तो धातु विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं, यानी जो धात्विक बंध बनेगा वो विद्युत धनी तत्व के मध्य में बनेगा, ठीक है। बात आ गई मेरी समझ में, यही ऑप्शन, और आपको पूछ रखा है ये जेट एग्जाम में कि धात्विक बंध बनता है, और ऑप्शन में आपको दे रखा था विद्युत धनी तत्व के मध्य में। हर एक बात, जो भी बात यहां बोल रहा हूं, क्वेश्चन बना है, दिमाग में एक एक बात को 10-10 बार रिपीट करके बिठा लेना, ठीक है। उपसंयोजक बंध की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात पर्याप्त है, जो बात लिखा रहा हूं उससे आपको ना तो कम पढ़ना, और ज्यादा पढ़ते हो तो अच्छी बात है, कम तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं उपसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध में मैं क्या कहूंगा, देखो उपसंयोजक बंध में मैं पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरे पास एक एटम A है, मेरे पास एक एटम B है, ठीक है। अब एक जो एटम A है वो तो ये समझ लो घर का काम वाला बच्चा है, ठीक है ना, काम वाला बेटा है, कमाऊ बेटा है, और B हमारा निठल्ला बेटा है। कहने का मतलब कि जब बंध के इलेक्ट्रॉनों को, जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कोई एक ही एटम दे, जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कोई एक ही परमाणु दान करे और उससे बंध का निर्माण हो, तो ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध। जैसे अभी मैंने आपको सहसंयोजक में क्या बताया था कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तब जाके AB के बीच में बंध बन जाएगा, इसे तो सहसंयोजक कहते हैं। बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस B ने कुछ नहीं दिया, देने वाला कौन है, दोनों इलेक्ट्रॉन A। तो जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही तत्व दे, तो ऐसे ऐसे जो बंध बनेगा, ऐसे बंध निर्माण को हम क्या कह देंगे, उपसंयोजक बंध, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, इसको मिटा के मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो, जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु दे, कोई एक ही परमाणु दे, तो इस प्रकार बने बंध को, तो इस प्रकार
बने बंध को उपसह संयोजक बंध या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। समझ गए बात को? इस बंध को हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजक बंध। एग्जाम्पल भी आपको लिखा देता हूं, ठीक है? एक तो ये जनरली एग्जाम्पल लिख लेना, और हाँ, इसको इसके तीर के निशान से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ऐसे तीर के निशान से दिखाते हैं उपसह संयोजक बंध को, है ना। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो तो क्या हो गया? दाता। वो तो क्या हो गया भाई? दाता। और इसको हम कहते हैं लुईस दाता, या मैं कह देता हूं दाता परमाणु। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो क्या हो गया? ग्राही परमाणु। क्या हो गया? ग्राही परमाणु। और आपको पता है कि जो लोन पेयर देता है, 10वीं क्लास में पढ़ रखा है हमने, जो लोन पेयर देता है उसे हम क्या कहते हैं? लुईस क्षार। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? इसने इलेक्ट्रॉन दान किया है तो मैं इसको क्या कहूंगा? लुईस क्षार। और मैं इसको क्या कहूंगा? इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मैं इसको क्या कह दूंगा? लुईस अम्ल। तो आपको कहीं स्टेटमेंट मिल जाए कि उपसह संयोजक बंध है, उपसह संयोजक बंध एक लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ लुईस क्षार एक देने वाला है, दूसरा एक लेने वाला जो लुईस अम्ल का है। यानी उपसह संयोजक बंध क्या है? एक लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया है। इस बात को याद रखना, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? और एग्जाम्पल देता हूं, कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे देखो NH3, तो इसका ये रहा लोन पेयर, ठीक है? अब किसी को लोन पेयर नहीं पता तो वो भी सुन लो। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये बार बार आप केमिकल बॉन्डिंग में काम आएंगे, ठीक है? लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, इसको भी समझ लो, ठीक है? जैसे मैंने ये दो परमाणु ले लिए और इनके बीच में ये बंध बना है, और बंध में आप सभी को पता है कि बंध में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध में क्या होते हैं? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो मैं क्या कहूंगा? बॉन्ड पेयर, ठीक है? क्या कहूंगा? बॉन्ड पेयर, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहूंगा हिंदी में? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। हिंदी में भी लिख देता हूं बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है? लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध ना बनाए, जैसे मैं आपको कहूं कि चलो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं, CH3NH2 और ऊपर ये रहा लोन पेयर, ठीक है? अब आपको पता है कि यहां तो बंध बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा हो गया बॉन्ड पेयर। अब शॉर्ट में मैं इसको हमेशा क्या लिखूंगा? BP, ठीक है? भोपाल, ब्लड प्रेशर, कुछ भी समझ लो, ठीक है? और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, क्या इन्होंने बंध बनाया है? नहीं बनाया। तो मैं इनको क्या कहूंगा? लोन पेयर। क्या कहूंगा? लोन पेयर। लोन का मतलब क्या होता है? अकेला, जिसने बंध नहीं बनाया, अकेला पड़ा है, ठीक है ना? और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको कहेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हिंदी में क्या कहेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। शॉर्ट में मैं इसको कहूंगा LP। क्या कहूंगा शॉर्ट में? LP। तो अब आप सीधे सीधे समझ लो कि जिन्होंने बंध नहीं बनाया उन्हें हम लोन पेयर कहेंगे, जिन्होंने बंध बना लिया उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ने बंध बना रखा है तो वो तो हो गए बॉन्ड पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोई बंध नहीं बनाया उन्हें हम क्या कहेंगे? लोन पेयर, या हिंदी में क्या कहेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बोलो भाई, बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, ठीक है? इतनी बातें आप लिख लो, फिर आगे चलता हूं मैं आपको एग्जाम्पल्स की ओर। चलिए, तो यहां पे देखो NH3 और ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? BF3 को। तो यहां पे ये बन गया बीच में क्या? उपसह संयोजक बंध। और एग्जांपल दे देता हूं, इधर देख लो, इधर एक और एग्जांपल दे देता हूं, ओजोन का, O3 का, ठीक है? O3 का और एग्जांपल दे देता हूं। चलो O3 में मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है? यहां आप सभी को पता है ऑक्सीजन पे बताओ कोई कौन से वर्ग का? वर्ग संख्या 16 का। तो 16 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास? बताओ भाई, 16 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंसी सेल में? तो आप सभी को पता है कि वर्ग संख्या 16 है, तो अंतिम अक्षर ही क्या होता है? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। मतलब 16 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो हम दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन रख दें। 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक मेरी बात याद रखना, ऑक्सीजन सामान्यतः 2 बंध बनाता है, लेकिन कंडीशन आ जाए कि भैया दान करना है तो दान करके कितना? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाता है इस चीज को देखते हैं। ये लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर इसको ये दान कर देता है, ठीक है? तो दान करके यहां पर क्या बन जाता है? एक उपसह संयोजक बंध।
ये आपकी स्ट्रक्चर होती है किसकी, ओजोन। ठीक है, अब एक चीज मेरी माइंड में याद रखना आप मेरी बात को, कि ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जो है सामान्यतः जनरली तो ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, और नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, 3। ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर दान करके मैक्सिमम ये कितने बना सकता है, 3, और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है तो मैक्सिमम ये कितने बना सकता है, 4। नाइट्रोजन कभी भी 5 बंध नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन कभी भी 4 बंध नहीं बनाएगा। ठीक है, और कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, पेज की ऊपर की हेडलाइन में लिख लो कि ऑक्सीजन सामान्यतः 2 बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा। लोन पेयर दान कर दे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बना रहा है ना, 1, 2 और 3, तो लोन पेयर अगर दान कर दे तो 3 बना लेगा। नाइट्रोजन भी इसी तरह लोन पेयर दान कर दे तो 4 बना लेगा। ठीक है, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन 5 नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 4 नहीं बनाएगा, और कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कभी भी 5 नहीं बनाएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना और कॉपी में कहीं लिख लेना। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, कि कई बार उपसंयोजक बंध आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे हम देखना। अगर सपोज मैंने यहां ये उपसंयोजक बंध नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर ये जो बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, इस वाले ऑक्सीजन ने, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की, तो इसके पास तो कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। और किसको दिए हैं, इस ऑक्सीजन को दिए हैं, तो यहां कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कहने का मतलब जब ऐसे तीर का निशान नहीं दिखाया जाएगा तो यहाँ पे तो क्या आएगा, इसके पीछे की साइड प्लस, और जहां तीर का निशान है वहां क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये तीर का निशान ना दिखा के केवल सिंगल निशान दिखाया हो, इस बात को आप समझ चुके हो। ठीक है, तो अगर हम तीर का निशान लगा रहे हैं तो फिर ये हमको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने तीर का निशान लगा दिया तो अब मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। ठीक है, और बात करता हूं, चलिए अमोनिया ले लेते हैं फिर से, NH3। ये लो मैंने NH3 ले लिया, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, और ये मैंने एक H+ ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है H+ का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो प्लस आ रहा है उसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई बैठा है क्या, आपको दिख रहा है क्या कोई इलेक्ट्रॉन दे सके, बताओ भाई। आप सभी कहोगे हाँ सर दिख तो रहा है हमें, ये दिख रहा हमें, कौन, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो सर इस लोन पेयर को दान कर सकता है, और लोन पेयर को दान कर देगा तो हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा भैया। ये कंडीशन हो जाएगी कि 3 बंध तो पहले ही बन रहे थे, एक लोन पेयर दान कर दिया तो ये चौथा बंध बन गया, और चौथा बंध बनाने में इसका लोन पेयर चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बताओ भाई कौन सा चार्ज आ जाएगा, सर इसके ऊपर कौन सा आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, और इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम आयन, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या लगाते हैं, ईएम लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया उपसंयोजक बंध का। अब आपको पता है कि ये सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए उपसंयोजक बंध से रिलेटेड, एक बार इनको लिख लो फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपके लिए इसमें जानना जरूरी था। क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से कौन उपसंयोजक यौगिक है, तो आपको इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल मिल जाए, NH4+O3 मिल जाए, ये आपको एग्जाम्पल मिल जाए, या और भी कोई मिल जाए, तो तरीका आपको पता होना चाहिए, आप बता दोगे कि भैया उपसंयोजक बंध है या नहीं। ठीक है, समझ गए बात को, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और इन क्वेश्चनों से आप बताओगे करेक्ट आंसर क्या है, खुद से देने की कोशिश करना। ठीक है ना, नहीं आते हैं तो फिर आंसर देखना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको फटाफट, देखो क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड बताना है आपको भाई। ठीक है ना, एग्जांपल देता हूं आपके सामने, ऑप्शन लो CH4, और दूसरा हो गया आपका BF3। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो गया आपका MgCl2, और चौथा हो गया आपका Cl2। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, बताओ भाई फटाफट। ठीक है,
पढ़ लिया। चले आगे। देखो भाई, अब आपको पता है कि यहां पर दोनों अधातु, कौन सा बंध बनेगा यहां पर आपका, कौन सा, सहसंयोजक। इसमें तो कौन सा है, सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितने भी पी ब्लॉक के हैं सामान्यतः क्या बनाएंगे, कोवेलेंट। एस ब्लॉक के सामान्यतः क्या बनाएंगे, आयनिक बंध बनाएंगे। यहां भी आपको पता है पी ब्लॉक आ रहे हैं, धातु आ रहे हैं, कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। एमजी बेटा मांगे कार स्कूटर, किसका आ गया, एस ब्लॉक का, आंख बंद करके बता दो कौन सा होगा, ये आयनिक बंध होगा। ठीक है, Cl2 दोनों गैस है भाई, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सी भी आ जाए गैस, सारी गैसें कैसी होंगी, सहसंयोजक बंध बनाएंगी। तो ये भी कौन सा बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, समझ गए बात को, लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो भाई। अब इसी को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, लिख लो इस क्वेश्चन को, और इसी में मैं बदलाव कर रहा हूं। चलिए लिखिए पहले आप फटाफट, इतनी बातें मैंने आपको बताई, चलो फिर बदलाव करके मैं इसी में लिखता हूं। निम्न में से किसमें आयनिक व सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित, मतलब आयनिक बंध भी है उसमें और सहसंयोजक भी है। और ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से जेड ने पूछ रखा है। ठीक है ना, ऑप्शन देता हूं आपको इस बार ऑप्शन देता हूं आपको, चलो चेंज करता हूं ऑप्शन को, है ना। इस बार मैं आपको देता हूं H2 CCl4 MgCl2 Kc। ठीक है, ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। बताओ इसमें से आयनिक भी होना चाहिए, सहसंयोजक भी होना चाहिए। ठीक है, बताओ देखें। तब तक हमारी कॉफी आ चुकी है, उसकी चुस्कियां हम मारते हैं, सोच के बताओ। अब आपको क्या देखना है, एस ब्लॉक का होगा तो मुझे बताओ, एस ब्लॉक का होगा तो वो आपका होगा आयनिक, केवल पी ब्लॉक का होगा वो आपका क्या होगा, सहसंयोजक। मतलब हमें आयनिक भी चाहिए और सहसंयोजक भी चाहिए, मतलब हमारा पी ब्लॉक भी होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक भी होना चाहिए। तो कोई ऐसा आपको एग्जांपल दिख रहा है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट्स भी हो और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो भैया यहाँ तो आपको पता है कि हाइड्रोजन यद्यपि रखते हैं हम एस में, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, अधातु है, और मैंने आपको बता दिया अधातुओं में सब में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक होता है। तो ये तो नहीं होगा। CCl4 पी ब्लॉक के हैं सारे के सारे, अधातु वगैरह नहीं होगा। MgCl2 एस ब्लॉक का तो आ गया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर तो अभी अभी हमने देखा ये तो कैसा था भाई, आयनिक बॉन्ड था, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, क्योंकि ये रहा Mg आपका, ये रहा Cl और ये रहा Cl, ये बंध भी आपका आयनिक और ये वाला बंध भी आपका कैसा, आयनिक। क्योंकि दोनों आपको पता है कि एस ब्लॉक और किसके बीच में है, पी ब्लॉक के बीच में। लेकिन आपका एस ब्लॉक आ जाते ही ये कौन सा हो जाता है, आयनिक बंध हो जाता है। बात करूं मैं KCl की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, KCl। और KCl कैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है वो देखो, ये K, ये C, ये नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, मैंने आपको बताया जनरली। अब आपको दिख रहा है कि ये पोटेशियम और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, पोटेशियम और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, पोटेशियम हो गया एस ब्लॉक का, ये तो बॉन्ड कैसा है, आयनिक नेचर का। ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पी ब्लॉक के हैं, इनके बीच जो बंध बना है वो कैसी प्रकृति का है, कोवेलेंट प्रकृति का है। यानी यहाँ सहसंयोजक बंध भी है और आयनिक बंध भी है। समझ गए बात को, लिख लो, बढ़िया से समझ गए होंगे आप इस चीज को, है ना। और एक और एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल बताता हूं, पहले इसको लिखो। ऐसा एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें आयनिक भी है और सहसंयोजक भी है। ठीक है, इस बार हो सकता है कि आपको वो एग्जांपल दे दे। ठीक है, करो भाई, लिख लिया। चलिए एक एग्जांपल और ले लो मेरी तरफ से, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसमें भी आयनिक बंध है और सहसंयोजक बंध है। कैसे, ये Ca और ये कार्बन, ये कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। तो इनके बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तभी तो बनेंगे 4 बंध। अब आपको पता है कि जो कैल्शियम से जो कार्बन जुड़ा है, इस बंध की प्रकृति कैसी है, इस बंध की प्रकृति है आयनिक और इस बंध की प्रकृति कैसी है, कोवेलेंट। यानी कैल्शियम कार्बाइड में भी दोनों है, आयनिक बंध भी है और कैसे है, सहसंयोजक बंध भी है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लो फटाफट इस बात को। चले आगे, बोलो भाई, पढ़ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, निम्न में से किसमें सहसंयोजक है,
तो HCl, HBr, HI सबको याद रख लेना भैया, है ना, इनमें सहसंयोजक ही है। अब आगे एक और फैजांस नियम और आएगा जिसमें होगा कि किसमें सहसंयोजक बंध ज्यादा, सहसंयोजक गुण ज्यादा, किसमें आयनिक गुण ज्यादा, वो सारी हम बात करेंगे अभी फैजांस नियम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखना आप होगा, हेडिंग लगाओ मेरे साथ साथ, जालक ऊर्जा, ठीक है, जालक ऊर्जा, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी है क्या, पहले बात को समझना, ठीक है। मेरे पास कोई आयनिक यौगिक है, तो 1 मोल आयनिक यौगिक है मेरे पास, उसको मैं किसमें बदलना चाहता हूं, गैस में, ठीक है ना, उसको मैं उसी के गैसियस आयनों में बदलना चाहता हूं। तो ठोस को गैसियस आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा मुझे चाहिए उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, मेरे पास क्या है, NaCl सॉलिड है, मुझे इसको किसमें बदलना है, गैसियस आयनों में, Na+, ये भी मुझे गैस रूप में चाहिए, Cl-, ये भी मुझे गैस रूप में चाहिए। तो सॉलिड को गैस में बदलना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी यहां जो मैंने एनर्जी दी है, इस एनर्जी को ही मैं क्या कहता हूं, लैटिस एंथैल्पी, यानी हिंदी में मैं कहूं तो क्या कहूंगा इसको, जालक ऊर्जा। अब डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखूं तो क्या लिखूंगा कि 1 मोल आयनिक ठोस को इसके गैसीय आयनों में बदलने हेतु, गैसीय आयनों में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है भैया, जालक ऊर्जा कहलाती है, लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। अब उल्टी भी डेफिनेशन दे सकते हो आप, मैंने कहां से दी है, यहां से यहां, आप उधर से इधर भी दे सकते हो। कैसे दोगे कि 1 मोल गैसीय आयनों को 1 मोल ठोस में बदलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। अरे भैया इधर से इधर की भी डेफिनेशन दे सकते हो, है ना, कि एक मोल गैसीय आयन है, इसे मुझे ठोस में बदलना है, तो ठोस में बदलने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी, इधर से इधर जाएंगे तो मुक्त होगी, इधर से इधर जाएंगे तो देनी पड़ेगी। तो अगर इधर से इधर की डेफिनेशन दे रहे हो तो क्या कहोगे कि 1 मोल आयनिक यौगिक को, 1 मोल गैसीय आयनिक यौगिक को इसके ठोस अवस्था में बदलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको मैंने बता दी, इसको लिखो फटाफट, ठीक है। अब कुछ इसके पैरामीटर भी बताऊंगा मैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेंगे। पहले इसको लिखो, इतनी बातें लिखो भाई, इतनी बात। चलें आगे, बोलो भाई। अब कौन कौन सी बातें आपको पूछ सकता है, 1-2 फॉर्मूले याद रखना। जालक ऊर्जा बराबर क्या होता है, जालक ऊर्जा धनायन का आकार और ऋणायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक फॉर्मूला तो ये याद रख लेना, और दूसरा और याद रख लेना कि जो जालक ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश के, ठीक है, चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। एक दो एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे आपके पास NaCl है और आपके पास KCl है, ठीक है, आपके पास FeO है, आयरन का ऑक्साइड है, ये भी Fe2O3, ये भी आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, 2 ऑक्साइड है आपके पास। तो इनमें आपको पूछ ले कि किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है, तो आपको पता है कि यहाँ क्लोरीन तो आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट, दोनों में Cl है। तो अब आकार किसका चेक कर लो, Na+ का और K+ का। आप सभी को पता है कि सोडियम का आकार छोटा होता है, अरे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप सभी को पता है ना करे, तो पोटेशियम का आकार बड़ा है, जिसका आकार बड़ा उसकी जालक ऊर्जा कम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, आकार बड़ा जालक ऊर्जा कम। तो सोडियम का आकार बड़ा है तो इसकी, पोटेशियम का आकार बड़ा है तो इसकी जालक ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। यहाँ आपको पता है ऑक्सीजन पर सामान्यतः चार्ज क्या होता है, -2, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2, नाइट्रोजन पर सामान्यतः -3। तो यहाँ -2 चार्ज है, तो कंपाउंड तभी बनता है जब वो कैसा हो, उदासीन हो। तो मुझे बताओ -2 को उदासीन करने के लिए सामने वाले पर क्या रखना पड़ेगा, +2। यहाँ आपको पता है 3 ऑक्सीजन है, एक पर -2 होता है तो 3 पर कितना होगा, -6, तो सामने वाले पर कितना हो जाएगा, +6। लेकिन आपको पता है कि चार्ज हमेशा एक एटम पर देखते हैं, यहाँ 2 पर +6 है, तो एक आयरन पर कितना हो जाएगा, +3। यहाँ एक आयरन पर +2, यहाँ एक आयरन पर +3। मुझे बताओ ज्यादा कहाँ है, ज्यादा चार्ज यहाँ है, +3। तो आपको दूसरा मैंने पॉइंट क्या लिखा है, जालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज यहाँ ज्यादा है तो Fe2O3 की जालक ऊर्जा कैसी होगी, ज्यादा।
समझ गए बात को? 2-3 स्टेटमेंट है, इनको और लिख लो। फिर एक विलायकन ऊर्जा का और आपको मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद में कुछ विलेयता के हम टर्म्स पढ़ेंगे। लिखो इसको फटाफट, ठीक है भाई, लिखो। मिटा दूं इसको, बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विलेयता, ठीक है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। और कुछ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किसकी विलेयता सर्वाधिक होगी, किसकी विलेयता सबसे कम होगी, कौन सबसे न्यूनतम विलेय होगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर लिखाता हूं, उन सभी को आप याद रखोगे। एग्जाम में एज इट इज कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। लिखो भाई, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखो, किसी भी पदार्थ को जब आप पानी में घोलते हो, ठीक है, तो वहां पर घोलने पर क्या है, एक ऊर्जा निकलती है जिसको हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा। और अगर आपका विलायक पानी है तो उसे हम क्या कह देते हैं? जलयोजन ऊर्जा, ठीक है। अब जलयोजन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, वो कंपाउंड आपका, वो पदार्थ आपका उतना ही घुलेगा। अगर किसी की जलयोजन ऊर्जा कम है तो उसकी विलेयशीलता भी कम ही होगी। किसी की जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है, या मैं कहूं विलायकन ऊर्जा ज्यादा है, तो उसकी विलेयशीलता भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर आप विलायकन ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लो, आपको एज इट इज मिल सकता है ऑप्शन के अंदर। तो विलायकन ऊर्जा क्या होती है? समानुपाती होती है धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या की। यहां पे याद रखना, आर प्लस क्या है? धनायन का आकार, या मैं त्रिज्या कह लूं, कोई दिक्कत नहीं है, आकार त्रिज्या बात एक ही है। आर माइनस बराबर आपको पता है यहां पर किसकी हो जाएगी? ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। कुछ विलेयता के मैं ऑर्डर लिखा रहा हूं, उनको डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है ना, एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना। LiCl, LiF, LiCl, LiBr और Li, लिथियम आयोडाइड। विलेयता सबसे ज्यादा होती है लिथियम आयोडाइड। आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि LiF न्यूनतम विलेय है, क्यों? तो आप इसका आंसर दोगे, LiF क्या होती है? इसके पास उच्च चालक ऊर्जा होती है, इसकी वजह से ये पानी के अंदर न्यूनतम क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है ना। और एग्जांपल याद रखना, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है। अब एक एग्जांपल और, CaF, ऑर्डर उल्टा है, याद रखना, CaCl, CaBr और CaI। और ऑर्डर लिखाऊं, AgF, AgCl, AgBr और AgI। ऐसा क्यों होता है क्रम में उल्टा सीधा? सर्च मारोगे एक YouTube पर, आपको घड़ेरे वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको सिर्फ काम की बात बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम क्लियर करवाए। इस बात को समझना। रीजन बताना चाहते हो आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे फैजांस नियम आएगा, वहां से भी पता चल जाएगा तो भैया इनमें सहसंयोजक गुण जाता है, तो सहसंयोजक गुण जाता है तो पानी में घुलता नहीं है। जिसकी आयनिक प्रकृति ज्यादा होती है, जिसमें आयनिक गुण ज्यादा होते हैं, वो आसानी से घुलता है। जिसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होते हैं वो आसानी से नहीं घुलता। फैजांस रूल अभी आएगा, वो भी बताएगा इन चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं। और ऑर्डर याद रखना, और किसका? हाँ, एक और याद रखो, BeSO4 है ना, और ये होता है आपका सबसे ज्यादा विलेयशील। इसके बाद कौन आ जाएगा? बेटा मांगे MgSO4, फिर कार CaSO4, स्कूटर SrSO4, फिर BaSO4 पानी में लगभग अविलेय और BeSO4 उच्चतम विलेय, ठीक है ना। ये लगभग कैसा हो गया? अविलेय हो गया ऑलमोस्ट, और ये सबसे ज्यादा विलेय हो गया, ठीक है। लेकिन इसके ऑक्साइड की बात करूं तो बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है? लगभग अविलेय या न्यूनतम विलेय आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर कैल्शियम का ऑक्साइड, फिर स्ट्रांशियम का ऑक्साइड और फिर बेरियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो बेरियम का ऑक्साइड आपका उच्च विलेय और ये आपका अविलेय या न्यूनतम विलेय, और BeSO4 आपका उच्चतम विलेय या अधिकतम विलेय, ठीक है। ये ऑर्डर एग्जाम में आपको एज इट इज पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट लिखाए हैं। फटाफट लिख लो और इनको याद करोगे आप, ठीक है। लिखो इनको फटाफट, फिर आगे की बात बताता हूं। चले भाई, बिठा दूं? लिख लो भाई, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो चलिए नेक्स्ट हेडिंग। अब बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और हिंदी में मैं अगर आपको शुद्ध हेडिंग बताऊं इसकी, तो हिंदी में बोलते हैं आबंध प्राचाल यानी बॉन्ड पैरामीटर। प्राचाल आपको एक बहुत ही नया वर्ड मिल सकता है, ठीक है ना। प्राचाल आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसा वर्ड आ गया, तो बॉन्ड पैरामीटर याद रख लो, है ना, आसान। इंग्लिश में जनरली आपको टर्म आसान मिलेंगी, लेकिन अगर आपको हिंदी आपको याद हो जाती है, हिंदी याद रख लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। हिंदी में मैं लिखूं तो इसको क्या कहूंगा, आबंध प्राचाल, ठीक है। आबंध प्राचाल में अपन पढ़ने क्या वाले हैं, अपन पढ़ेंगे आबंध ऊर्जा के बारे में, आबंध लंबाई के बारे में, आबंध कोटि क्या होती है इसके बारे में, आबंध सामर्थ्य, इन सब के बारे में अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आबंध प्राचाल के अंदर अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन आबंध कोटि, ठीक है। आपको आबंध कोटि या बंध कोटि कुछ भी मिल जाए, मतलब एक ही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डेफिनेशन देखना है इसकी। देखिए किसी एक अणु में जब दो आपके परमाणु हैं, उनके बीच में कितने बंध बने हैं, उस बंध की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आबंध कोटि, ठीक है। तो किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य बने बंधों की संख्या को क्या कहते हैं भाई, आबंध कोटि या बंध कोटि कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल देखो, जैसे Cl2, तो मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बंध बना है, तो यहाँ बंध कोटि कितनी होगी, बताओ बंध कोटि कितनी होगी, यहाँ एक। मैं कहूँ H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बना है, बंध कोटि कितनी होगी, एक। मैं कहूँ नाइट्रोजन, तो आपको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बंध कोटि कितनी होगी, 3। मैं कहूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बंध बना सकती है, 2, तो इसमें बंध कोटि कितनी हुई, 2। यानी दो तत्व जिनके बीच में जितने बंध बने हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, बंध कोटि। लेकिन ये बंध कोटि आपकी पॉइंटों में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। कैसे, जैसे NO+ में पूछ लिया जाए, CO में पूछ लिया जाए, या O2- में पूछ लिया जाए, तो कैसे आंसर दो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि O2- में बताओ मुझे, तो O2- का बंध क्रम क्या है, इसको बताने की एक ट्रिक है, याद रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन आपके जोड़ने पर 14 इलेक्ट्रॉन आए, तो 14 इलेक्ट्रॉन का याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन का बंध क्रम कितना होगा, बंध कोटि कितनी होगी, 3। जैसे यहां मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल भी बता देता हूं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7। कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14। अरे बताओ भाई, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 7 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन देखते ही बंध क्रम कितना आया, 3। बंध कोटि कितनी आई, 3 आई, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इससे ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तक जाना है। यहाँ नीचे 18 इलेक्ट्रॉन तक आना है, 15, 16, 17 और 18। चाहे मैं ऊपर जाऊं चाहे मैं नीचे आऊं, 0.5 घटाते जाओ, हर इलेक्ट्रॉन पर कितने घटाते जाओ, 0.5 घटाते जाओ। जैसे 13 इलेक्ट्रॉन आए तो बंध क्रम होगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन आए तो 2, 11 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हो जाएगा, 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हो जाएगा, 1, 15 इलेक्ट्रॉन आए 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हो जाएगा, 2, 17 इलेक्ट्रॉन आए तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे, बोलो भाई, कर लोगे। जैसे मैं आपको बोलूं F2 में बताना, देखो मुझे F2 में बताना, तो आप बोलोगे कि सर इसका 9 होता है, और 9 आप सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन में हम सभी को पता है क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन में बंध क्रम कितना होगा, 1, यानी दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना होगा। आपको पूछ ले O2- में, तो कैसे चेक करना है बताओ। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में आपको पता है 8 और 8 कितने हो गए, 16, और माइनस का जुड़ता है, माइनस होगा, जुड़ेगा प्लस होगा तो घटाएंगे, -1 जोड़ो, 16 और 1 कितने हो गए, 16 और 1 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन देखते ही बॉन्ड ऑर्डर क्या बताओगे इसका, 1.5। समझ गए।
नाइट्रोसोनियम आयन, एक और देता हूं NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, पूछ लेगा आपसे, इन्हीं क्वेश्चनों को पूछेगा कि O2 प्लस में मुझे बताओ कि बंध क्रम कितना है, तो आप तो सीधा इलेक्ट्रॉन मिल लो। नाइट्रोजन कितने होते हैं भाई 7, ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, प्लस आ रहा है तो एक घटाओगे 8 7 कितने हो गए 15, 15 में से एक गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन देखते ही आप बोलोगे कि सर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन देखते ही हम बता देंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, समझ गए बात को। बॉन्ड ऑर्डर जनरली आपको 3 मिलेगा, 3 के ऊपर जनरली आपका नहीं होगा। एक एक्सेप्शन केस भी बता देता हूं, उस एक्सेप्शन केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3.5। ठीक है, जैसे आपको CO पूछ ले कार्बन मोनोऑक्साइड और CO प्लस पूछ ले, तो CO प्लस का तो आप याद रख लो आपके लेवल पे, हालांकि पूछेगा नहीं इसको, नीट वगैरह में फिर भी पूछ सकता है, आपके लेवल तक नहीं जाएगा इतनी बातें, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है तो रख लो। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5। कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ ले तो अब आप निकाल सकते हो, कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है बताओ भाई 8, 8 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन देखते ही बॉन्ड ऑर्डर बता दोगे कितना होता है 3, कर लोगे। घड़ेरे एग्जाम्पल कर लो, तरीका पकड़ लिया, कोई भी एग्जाम्पल देते बचेगा नहीं, हमसे घायल करके छोड़ेंगे उसको, है ना। ठीक है, बता दोगे, कर लोगे। एक चीज मेरी और याद रखना, एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है। जैसे मैं यही एग्जांपल दे दूंगा आपको, है ना, कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है। एक मैंने O2 दिया, एक मैंने Cl2 दिया, एक मैंने H2 दिया और एक मैंने कौन सा दिया N2 दिया। यही 4 ऑप्शन दे दिए मैंने स्टार्टिंग के, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है, आप देखोगे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, तो आप बताओगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इनमें। मैं दे दूं कि N2 है आपके पास, या मैं N2 को हटा के आपको चलो एक और ऑप्शन देता हूं, F2 दे रहा हूं, O2 माइनस दे रहा हूं, CO दे रहा हूं, ठीक है, और मान के चलो हाइड्रोजन दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर समान हो ऐसा आपको देगा नहीं, आपके लेवल तक इतना ही पूछेगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है O2 माइनस का 1.5, F2 का 1, हाइड्रोजन का 1 और CO का कितना है 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी के CO भी ज्यादा हो। ठीक है, समझ गए बात को। बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आई, लिख लो इसको, लिखो इतनी बातें। तो ये जो ट्रिक बताई है मैंने, इसको याद रखना कि 14 इलेक्ट्रॉन का 3, ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, घटाते जाओगे 0.5। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। और ये याद रखोगे, स्थायित्व तो आपको पूछ ले तो स्थायित्व तो भी आप बता देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओगे, चलो एक क्वेश्चन अभी बताओ। मैं आपको बोल रहा हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, O2 माइनस, O2 2 माइनस, बताओ। ये बता दिया आपने, मान के चलो बंधन आ लिया। ठीक है, बताओ इसको, बताओ इस क्वेश्चन को। मतलब आज का दिन बढ़िया हो जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया तो। कॉपी में करो अपनी अपनी और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, O2 की, O2 माइनस की, या O2 2 माइनस। चलो भाई, वेट कर रहा हूं मैं आपका, फटाफट बताओ। ठीक है, हो गया, कर लिया, चेक करवाओ अपनी कॉपी में। क्या चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर। चलिए मैं चेक करता हूं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मेरे पास ट्रिक है, मेरे को इलेक्ट्रॉन देखने, 8 और 8 कितने हुए 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन आते बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना हुआ बता दो भाई, 16 इलेक्ट्रॉन आती बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ 8 और 8 16, माइनस का 1 जोड़ूंगा, 16 और 1 जोड़ दिया 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन आते मेरा बॉन्ड ऑर्डर हुआ कितना 1.5। आगे चलता हूँ, 8 और 8 कितने 16, 16 में 2 जोड़ दिया, 16 और 2 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन देखते ही बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी इसका तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, कितना निकल के आया 1। और मेरे को पता है बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये उससे कम और ये सबसे कम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो, बातें क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ, क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे, है ना। लिख लो भाई, चले नेक्स्ट पर। चलिए, अब आबंध कोटि की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आबंध कोण की। अबंध कोण भी उसको कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बॉन्ड एंगल, दूसरा पैरामीटर बॉन्ड एंगल।
आबंध कोण, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन बनेगा या बॉन्ड एंगल से बनेगा, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं भाई, समझना इस चीज को, ठीक है। कोई अणु आपका जब परमाणु के साथ जुड़ के यौगिक बनाता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा। जैसे मैं आपके ऑक्सीजन की बात कर लूं, जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बनाता है, जल का अणु बनाता है। ये आपके लोन पेयर होते हैं, ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन और इन दोनों हाइड्रोजन में यहाँ जो एंगल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, बॉन्ड एंगल कहते हैं। समझ गए बात को, यानी बंधु के बीच में जो कोण बना है वही आपका आबंध कोण है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपको वो समझना। सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट लेता हूं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता की En विद्युत ऋणता बढ़ने पर, आप हिंदी में लिख लेना विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण बढ़ता है। अभी सारी चीज समझाते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखो। दूसरा स्टेटमेंट, सराउंडेड एटम, सराउंडेड एटम या मैं हिंदी में कहूं तो जुड़ने वाले परमाणु, जुड़ने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर, विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण घटता है, ठीक है। 2 बातें लिखी कि अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध कोण बढ़ेगा, अगर जुड़ने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध कोण घटेगा। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देता हूं, चलो मैं आपको, देखो एक तो मैं पहले आपको देता हूं PCl3, ठीक है, इधर देखना PCl3 और फिर इधर देता हूं PbR3 और इधर देता हूं मैं आपको Pi, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि फास्फोरस किससे जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन से, ठीक है। तो ये फास्फोरस, ये क्लोरीन, 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 ऊपर एक इसके पास लोन पेयर रहेगा, 15वें वर्ग का है, तो 3 तो बंध बनाने में काम में आ गए, 2 आपके बंध नहीं बनाए जो लोन पेयर के रूप में रखे, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं Pi, एक मैं ले लेता हूं Pi, ठीक है। यहां भी एक लोन पेयर ऊपर रखा रहेगा। अभी केवल समझ लो, लिखाने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट लिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ विद्युत ऋणता आप सभी को पता है कि यहाँ क्लोरीन है और यहाँ आयोडीन है, तो ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा किसकी होगी भैया, ज्यादा होगी क्लोरीन, ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन। तो बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास रखेगा खींच के, विद्युत ऋणता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की शक्ति, ये यहाँ रखेगा। मुझे बताओ आयोडीन की ज्यादा है या क्लोरीन की, आप कहोगे कि सर क्लोरीन की ज्यादा है, आयोडीन की तो कम है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता, अब आप पढ़ चुके हो, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है, आयोडीन की कम होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। क्लोरीन से भी ज्यादा किसकी, पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो मुझे बताओ क्या आयोडीन उतनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, उतनी प्रबलता से नहीं खींच पाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास ना होकर कहीं बीच में इस तरीके से होंगे, बोलो भाई कहीं बीच में इस तरीके से होंगे, आप कहोगे हाँ सर बीच में इस तरीके से। अब देखो यहां तो बिल्कुल क्लोरीन के पास है, यहां तो बिल्कुल क्लोरीन के पास है, तो इनमें प्रॉपर डिस्टेंस है, प्रॉपर दूरी है, बोलो भाई प्रॉपर दूरी है कि नहीं। अरे मैं आपको बताऊं तो इन बंदों को चलो थोड़ा लंबा कर लेता हूं जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लोरीन, 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 तो यहाँ बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये क्लोरीन के पास है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास है, दूर दूर है, तो दूर दूर है तो इनमें कोई प्रतिकर्षण नहीं है। लेकिन यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, पास पास। अरे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस, इस पे भी कैसा होगा माइनस, इस पे भी कैसा होगा माइनस, और ये इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कैसी है, कम, यानी इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, रिपल्शन, इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। बॉन्ड पेयर क्या होता है, इनमें रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ये बंध कैसे हो जाते हैं भाई, खुल जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, यानी ये बंध यहां से कैसे हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तभी हम कहेंगे कि Pi3 का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा, PCl3 का बॉन्ड एंगल कैसा होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। केंद्रीय परमाणु की बात समझिए। अब मैं कहूं कि केंद्रीय परमाणु की ज्यादा है, केंद्रीय परमाणु की ज्यादा है, साइड वाले परमाणु की कम, ठीक है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं इस चीज को। एक एग्जाम्पल समझना इस चीज। ये स्टेटमेंट लिख लो, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलता हूं, ठीक है। चीज को समझाने में टाइम लग जाए, फिर याद करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो
एग्जांपल H2O, H2S ओल्ड स्टाइल से H2SE इको H2T, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है ना, आपके लिए। अब यहां पर आपको पता है केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। जुड़ने वाले तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दो केस ले रहा हूं मैं, एक बार मैंने ऑक्सीजन लिया, इधर हाइड्रोजन जोड़े, ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। यहां पे मैंने टेलुरियम लिया और ये मैंने दो हाइड्रोजन जोड़े, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। मुझे बताओ यहां विद्युत ऋणता आपको पता है केंद्रीय परमाणु की देखनी है। PCl3 में उसमें तो केंद्रीय परमाणु सेम था, अरे इसमें तो केंद्रीय परमाणु सेम था ना, तो इसमें तो आपने किसको देखा, इसमें आपने जुड़ने वाले को देखा, क्योंकि केंद्रीय परमाणु तो समान है, तो जुड़ने वाले की विद्युत ऋणता देखी। जुड़ने वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा। लेकिन जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो बंध क्रम कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बात मैंने आपको बोली। केंद्रीय परमाणु यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सेलेनियम है, यहाँ टेलुरियम है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है या टेलुरियम की ज्यादा? आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन की ज्यादा, क्यों? क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टी को ऊपर से नीचे जाते हैं, विद्युत ऋणता कम होती है, टेलुरियम की कम होगी, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 3.5 होती है इसकी, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि सर ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन अपने पास खींच के रखेगा। यहां मुझे बताओ खींचेगा तो टेलुरियम भी, लेकिन ऑक्सीजन के बराबर खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। तो यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल टेलुरियम के पास ना होकर कहीं बीच में होंगे, ठीक है। यहां तो ये प्रबलता से खींच रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, ऑक्सीजन के पास। यहां ये उतना प्रबलता से नहीं खींच पा रहा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में रहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ डिस्टेंस कम हो गई क्या? आप कहोगे कि हाँ सर ये तो यहाँ तो पास पास आ गए, और पास पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। ये बोलेगा कि तू भग यहाँ से, ये बोलेगा तू भग यहाँ से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना गा रहे हैं दोनों, ठीक है। अब मुझे बताओ जब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, जब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे थे अब कैसे आ जाएंगे, इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे। यानी इनके बीच का ये जो एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो उतना रिपल्शन नहीं होगा। उतना रिपल्शन नहीं होगा तो ये बॉन्ड को फैलाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ज्यादा होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब स्टेटमेंट याद रखना, एक चीज और याद रखना, एक स्टेटमेंट वहां पे और लिख लो, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होगा। लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। रिपल्शन की अगर मैं बात करूं ना, रिपल्शन की, तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और एंड में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, ठीक है ना। कोई बोले कि प्रबलता से प्रतिकर्षण कहां होगा, दो लोन पेयर आ जाए तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती, वो तो एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना। दूर दूर जाएंगे, सबसे दूर दूर धकेलेगा एक दूसरे को, ठीक है। सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में, और लोन पेयर में सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे VSEPR थ्योरी में इसकी और बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ पे ये एंगल आपका क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा H2O, फिर H2SE, फिर H2T, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ठीक है। इस स्टेटमेंट CH4 NH3 H2O, ठीक है। देखना फिर यहाँ पर आप सभी को पता है नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2। नाइट्रोजन पर याद रखना एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखो, हालांकि आपको याद रखना है, फिर भी देख लो, समझ लो एक बार कि कैसे 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या होता है भाई, 1s2 2s2 2p4, यही होता है, 8 होते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया आपका हीलियम, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ बंध बनाने में आपको पता है सहसंयोजक बंध बनाने में एक इलेक्ट्रॉन अगला देगा, तो अगला देगा तो एक खाली जगह तो होनी चाहिए ना। अरे यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए खाली जगह कितने, खाली डब्बे कितने, 2 ही है ना। इधर आ सकता है क्या, एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या, नहीं आते ना। आपको मैंने क्या बताया, एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो इसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, ये लोन पेयर हो गया। इसने भी बंध बनाने में भाग नहीं लिया, ये भी लोन पेयर हो गया। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर बचे, 2 तो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, समझ गए। नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन कितने होता है, 7, 1s2
2H2 2p3, ठीक है। ये तो हीलियम हो गया, ये S के 2, ये P के कितने 3, 1 2 3। अब आपको पता है कि अमोनिया में मैं अगर देखूं तो कितने 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन आया बॉन्ड बनाने, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन आया दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा हाइड्रोजन आया तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा। मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पूरा भरा हुआ है पहले से, तो ये बंद बनाने में भाग नहीं लेगा। ये क्या बच गया? लोन पेयर, और 3 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है? अमोनिया। निम्न में से किसमें 2 तो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये हो गया आपका अनाबंदी, या मैं कहूं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये हो गया आपका H2। ये 2 तो इसमें लोन पेयर है और 2 ही इसमें क्या है? बॉन्ड पेयर। बोलो बात आ रही है समझ में? एक एक चीज को मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा कुछ चीजें आपको समझनी भी चाहिए। एक बार समझ गए तो चीजों को बड़ी आसानी से आप कर दो, ठीक है। चलिए अब इस स्टेटमेंट को देखो, लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर लोन पेयर नहीं है कोई, ये लो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना, ये अमोनिया पायरामिडल त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना। आगे बात करेंगे संकरण में, ये ऑक्सीजन, ठीक है, वी शेप या मुड़ी हुई बेंट शेप स्ट्रक्चर इसकी, रैबिट ईयर भी बोल सकते हो, खरगोश के कान जैसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यहां देखो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कोई भी प्रतिकर्षण करने वाला नहीं है। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री या 109.28 तला या मिनट भी आप इसको कह सकते हो, ये बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ये इसको इधर से धक्का देगा, बोलेगा कि तू नीचे घुस, ये इसको इधर से धक्का देगा, दोनों साइड से धक्का देगा, तो ये बॉन्ड एंगल जो पहले बे मस्ती में बिल्कुल झूम रहे थे ऐसे, अब वो जब दोनों तरह से मार पड़ रही है तो इधर यूं आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये घट के कितना हो जाता है? 160 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब इधर तो आपको पता है ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, ये भी, इनमें तो भाई भयंकर टकराव है ना, इनमें तो युद्ध हो रहा है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं में हो रहा है दोनों के बीच में। ये तो बोलते हैं मेरी तेरी से बनती नहीं है, यानी भयंकर प्रतिकर्षण हो रहा है लोन पेयर के बीच में। तो ये दोनों प्रतिकर्षित हुए पहले तो, अब भरे भरा ये इन्होंने इसको और प्रतिकर्षित किया और प्रबलता से इनको धक्का दिया, तो पहले यूं थे, अब ये सबके यूं आ गए, ठीक है ना, समझ गए ना। यानी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा यहाँ कम हो गया, क्योंकि यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा है, 2 लोन पेयर, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम होगा, एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम हुआ, एक और लोन पेयर आ गया बॉन्ड एंगल कम हुआ 104.5 डिग्री। एक बात माइंड में घुसा लेना, लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम होगा, 109.5 से 2.5 कम हुआ 107, 107 से 2.5 कम हुआ 104.5। समझ गए बात को? अब लिख लो, इसको लिख लो, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी, ये बॉन्ड एंगल का क्रम हो गया, ठीक है, डिटेल से भी आपको बता दिया, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लेना, 109.5, इसका 107, अमोनिया का 107 और पानी का कितना हो गया 104.5। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। कुछ और लिखा दूं? कुछ और ऑर्डर लिखा देता हूं, चलो। वैसे तो मोटा मोटी आपको जितने काम के थे वो मैं लिखा दिए, चलो एक और लिख लो। PCl3 का भी लिखा दिया, PCl3 का ज्यादा, PPr3 का, PI3 का, सॉरी उल्टा लिखा दिया इसको, PCl3 का सबसे कम, PI3 का सबसे ज्यादा। इसी में एक और लिख लो, ASCl3 आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक ब्रोमाइड और आर्सेनिक आयोडाइड, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडाइड, क्योंकि साइड वाले की EN बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। साइड वाले की EN बढ़ी, बॉन्ड एंगल कम होगा। ये 4 याद रखना, 1 2 3 4, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए ये बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फटाफट आबंद लंबाई की और फिर आबंद सामर्थ्य की, आबंद ऊर्जा की, फिर सब मैं रिलेशन बता दूंगा एक साथ, है ना। देख तीसरा लिखो आबंद लंबाई और फिर आबंद सामर्थ्य। आबंद लंबाई, ठीक है, या बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ, LENGT, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के मैं आपको यहां पर बता दूं, बॉन्ड लेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आकार के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बॉन्ड ऑर्डर के, BO, आबंद कोटि या बंद क्रम, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंट S लक्षण, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। पहले इसको लिखो कि आकार के समानुपाती,
आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती और परसेंट एस लक्षण के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चले अब आगे। अब देखो मैं आपको बता दूं, आकार बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है बंध की लंबाई भी बढ़ेगी। एक छोटा आकार है तो लंबाई कम होगी, बड़ा आकार है तो लंबाई ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जांपल देता हूं, HF, HCl, HBr, HI, बताओ भाई किसका बंध सबसे बड़ा होगा? आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, सब में समान है, तो हम हेलोजन को चेक कर लेते हैं। हेलोजन सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे कम बंध लंबाई HF की, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी? HI की। बोलो भाई बात समझ में आ गई? आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और आपको बोल दे, ऐसे बोल दे FF, बोल दे CL, Cl2, बोल दे Br2, बोल दे I2, बताओ किसका आकार बढ़ा? तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि F2 सबसे छोटा, Cl2 उससे बड़ा, Br2 उससे बड़ा, I2 सबसे बड़ा। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल आसान है भाई। अब देखो आबंध कोटि के इनवर्सली बता रखा है, यानी आबंध कोटि ज्यादा होगी तो बंध लंबाई कैसी होगी? कम। दूसरा मैं लिख लेता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ आबंध कोटि सबसे ज्यादा किसमें? आप कहोगे कि यहाँ सर बंध कोटि 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बंध कोटि ज्यादा तो लंबाई कम। बंध कोटि सबसे ज्यादा किसकी? इधर 3, तो इसकी लंबाई सबसे कम। ठीक है, सिंगल वाले की लंबाई सबसे ज्यादा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। परसेंट एस लक्षण से भी बता सकते हो। क्या बताया था? ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा संकरण होता है? sp। डबल बॉन्ड में कौन सा होता है? sp2। सिंगल बॉन्ड में कौन सा होता है? sp3। कार्बन के लिए यहाँ परसेंट एस लक्षण कितना है? 50%। यहाँ कितना है? 33.33%। यहाँ कितना है? 25%। अरे भाई परसेंट एस लक्षण देख रहे हो, 4 है तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 25। 3 है तो 100 में 3 का भाग दे दो, एक के हिस्से में एस करेक्टर कितना आया? 33.33। 2 ही है sp, तो 50-50 आ जाएगा। इन परसेंट एस लक्षण यहाँ कितने होंगे? 50। परसेंट एस लक्षण बढ़ेंगे, परसेंट एस लक्षण बढ़ेंगे, बंध लंबाई कैसी होगी? कम होगी। तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम, सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे ज्यादा। बात आ गई होगी आपको समझ में? लिख लो इसको, लिख लो भाई। ठीक है, आसान आसान सी बातें हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक बार सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। लास्ट आपको बताता हूं, केवल बंध सामर्थ्य बचा है, या जिसको मैं बंध ऊर्जा भी कह सकता हूं। ठीक है, बोलो भाई, मिटा दूं? चलिए, सब मैं रिलेशन भी बता दूंगा। यानी बंध में कितनी ताकत है, बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे हम क्या कहेंगे? बंध सामर्थ्य या बंध ऊर्जा। कौन सा हो गया? चौथा, बंध ऊर्जा कह लूं या मैं आबंध सामर्थ्य कह लूं, बात एक है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, यानी बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको मैं क्या कहूंगा? बॉन्ड एनर्जी कहूंगा। ठीक है, अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कैसी लगेगी भाई? कम। डबल बॉन्ड को तोड़ने में उससे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में उससे ज्यादा। मैं कहूंगी सिंगल बॉन्ड का बताओ, एल्कीन का बताओ। मैं कह दूं आपको इसी तरीके से एल्कीन का बताओ बंध ऊर्जा, और मैं कह दूं एल्काइन का बताओ, किसमें ज्यादा लगेगी? ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ने। आप कहोगे कि सर 3 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, सीधी सीधी बात है। तो मुझे बताओ आबंध ऊर्जा या आबंध सामर्थ्य किससे ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। सबसे कम किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड। अरे भाई सिंगल लकड़ी तोड़ो, सिंगल लकड़ी को तोड़ो, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। डबल को तोड़ो, और ज्यादा देनी पड़ेगी। ट्रिपल को एक साथ तोड़ो, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ गए ना सीधी बात? अब सभी में एक रिलेशन लिखा देता हूं आपको, है ना? लिखा दूं भाई? चलो, क्या लिखोगे? आबंध कोटि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आबंध सामर्थ्य, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आबंध लंबाई के। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आबंध कोण का तो मैंने आपको सारी चीजें बताई, इतनी बातें लिख लो, फिर बात करता हूं। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? चलो, चलिए कुछ क्वेश्चन और देता हूं अब आपको। इन क्वेश्चनों को बता दो तो ये क्लास पढ़ाना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चनों का आंसर आपने समझ के दे दिया तो ये मान के चलो आप जंग जीत गए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1, सर्वाधिक आबंध कौन होगा?
आबंध कौन होगा। सारे आपके पूछे हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, है ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो आपको अलग से हो, ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे हुए। NH3, दूसरा हो गया NH4+, तीसरा हो गया PCl3 और चौथा हो गया SCl2, ठीक है। 10 सेकंड का वेट लो, 10 या 30 सेकंड का वेट लो और इसको करके बताओ। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं आपके, करके बताओ इसको फटाफट। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं तब तक मैं आपके लिए, अपनी कॉपी में करिए तब तक इसको। चलिए, अणु जिसमें दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व दो बंध युग्म उपस्थित हैं, ठीक है। दो तो क्या दे रखे हैं, लोन पेयर। दो तो भैया आपको कह रहा है कि दो तो इसके अंदर क्या उपस्थित है, लोन पेयर, और दो आपको आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। एग्जाम्पल में आपके सामने ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। पहला ऑप्शन NH3, दूसरा ऑप्शन BF3, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है H2O और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है CO। पहला वाला सभी ने कर लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। कर लिया भाई, करें इसका आंसर। चलिए, आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखो। तो स्ट्रक्चर हमने देखा तो हमें पता चल रहा है कि कहीं कहीं लोन पेयर आ रहा है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में लोन पेयर रख के नहीं देगा, ये तो मैंने रख दिया, आपको तो NH3 रख के देगा। ये आपको पहचानना है लोन पेयर है या नहीं। तो आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन 15वें वर्ग का इलेक्ट्रॉन रखेगा 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं कि सर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर बच गया सर। इधर NH4 में देखूं, चलो NH4+ में देखता हूं, किधर बनाता हूं भाई इसको, है ना। NH4+ में देखो, NH4 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सर प्लस आ गया। तो प्लस में तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन घटाते हो, तो 5 रखते सब, तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बच जाएंगे, 4। अरे भाई प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो 4 बच गए। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 4, चारों के चारों हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये लो साहब, चारों के चारों हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। ये हो गया NH4+, ये तो क्या हो गया NH4+। PCl3 फास्फोरस, नाना पार्टी का रसरानी, ये भी वर्ग 15 का। वर्ग 15 का मतलब अंतिम अक्षर 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। क्या जोड़े हैं, Cl कितने, 3, 1 2 3, क्या एक लोन पेयर बच गया, हाँ सर एक लोन पेयर बच गया। आगे चलते हैं SCl2, सल्फर कौन से वर्ग का, ओल्ड स्टाइल से टीको, 16वें वर्ग का। 16 का मतलब लास्ट का अक्षर 6, संयोजकता को उसके इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई, 6 हो गए, बिल्कुल 6 हो गए। चलो इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और कितने लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। आप कहोगे कि सर लोन पेयर, अभी अभी आपने स्टेटमेंट लिखाया कि लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि रिपल्शन देगा, ये धक्का देगा ना, इसको इधर से धक्का देगा, इसको इधर से धक्का देगा, तो ये यूं आ जाएगा, है ना। इधर दो बैठे हैं तो बहुत जबरदस्त धक्का देगी, यहाँ एक बैठा है ये भी धक्का देगा। यहाँ कोई लोन पेयर है क्या, अरे भाई बताओ, अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है। अमोनियम आयन में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। सभी में देख लो, बाकी के तीनों में लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन अमोनियम आयन में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सर्वाधिक होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बॉन्ड एंगल बताओ सबसे कम किसका, तो आपको पता है इधर 2 लोन पेयर बैठे हैं, अरे ये तो प्रबलता से धक्का दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड एंगल कम होता होता पास में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी अगर सबसे कम पूछता तो आंसर होता है SCl2, सबसे ज्यादा पूछा है तो जिसमें लोन पेयर नहीं है NH4। समझ गए बात को। अगला बताओ भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। समझ में आ गया तो बताते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कर दिया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको आपको क्लास पढ़ाते समय भी बता चुका हूं, ठीक है। बोलो याद आ रहा है कुछ, बताया था। देखो, 2 तो क्या चाहिए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2 तो क्या पूछ रहा है, लोन पेयर, और 2 बंधी युग्म, यानी 2 क्या पूछ रहा है, बॉन्ड पेयर। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, H2O। अरे 2 तो ऑक्सीजन लोन पेयर रखता है,
और 2 हाइड्रोजन से बंध बनाएगा तो 2 तो हो गए मेरे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, और ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 मेरे पास हो गए लोन पेयर, बाकी किसी में नहीं। अरे अमोनिया में तो 1 है, 2 कहां से हो गए? अगर क्वेश्चन पूछता कि 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर तो आंसर होता अमोनिया। BF3 में तो कुछ नहीं होता, बोरोन 13वें वर्ग का, 3 फ्लोरीन, ये लो 3 फ्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। आपसे CO2 पूछता तो CO2 में भी लोन पेयर नहीं है, 14वें वर्ग का, तो 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, ये इधर 2, ये इधर 2, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं, सारे बंध बनाने में काम आते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर किसमें है? H2O। बोलोगे? कर लोगे? लिखो इसको। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, कमेंट बॉक्स में करके बताओगे मुझे इसको, ठीक है, सारे के सारे सभी आंसर दोगे इसका। O2 का बॉन्ड ऑर्डर है, यानी बंद कोटि, क्या पूछ रहा हूं? आबंद कोटि, बॉन्ड ऑर्डर है, आबंद कोटि है, ठीक है। आंसर दे दो भाई। ऑप्शन ए 1, बी 1.5, सी 2, डी 2.5, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो, लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ पढ़ा है, काफी कुछ नई जानकारियां ली हैं, ठीक है। तो इसी तरह लेक्चर पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मेहनत के साथ पढ़िए, क्योंकि जब कठिन मेहनत करते हो ना तो वो संतोष लाती है, थकावट नहीं लाती कठिन मेहनत, ठीक है। तो मेहनत जबरदस्त करो, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना, जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।